हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल A2R क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं फिजिकल साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर विद आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन में आप लोग ये देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन माध्यमिक परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लिए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी आपको ठीक करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है क्लास 10 फिजिकल साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता रहा है कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, यानी आपको कितने मार्क्स टोटल मिला इस पेपर से। आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और आप लिख के रखिएगा कि कितने आंसर राइट है और कितने रॉन्ग है। ओके, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 15 एमसीक्यूज में आपको कितने मिलते हैं। चलिए फिर एक नंबर क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग gases absorb long wavelength infrared radiation emitted from earth surface। long wavelength infrared radiation emit होता है अर्थ सरफेस से, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है। वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। बताइए इनमें से कौन लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करते हैं, जो अर्थ सरफेस से एमिट होते हैं उसको कौन एब्जॉर्ब करते हैं, कौन जज्ब करता है अपने अंदर। चलिए 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं वही एब्जॉर्ब करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन को जो, बोलिए, जो क्या होंगे, ग्रीन हाउस गैस होंगे। तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन है, नहीं है, नाइट्रोजन तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए नहीं, ये नहीं होंगे। ऑक्सीजन भी नहीं है और हीलियम भी नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये क्या करेंगे, जज्ब करेंगे। अगर यहाँ पर CO2 के जगह अगर होता CH4 तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ को, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन के लॉन्ग वेवलेंथ को, ठीक है। अगर CH4 का जगह अगर H2O रहे, वाटर वेपर, तो ये भी राइट आंसर होंगे, ठीक है। अगर CFC होंगे तो ये भी राइट आंसर होंगे। आपको 5 ग्रीन हाउस गैस के नाम बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी लीटर। बताइए क्या राइट आंसर होगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाट, ठीक है। वाट होंगे इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट। ओके, और ये जो एटमॉस्फेयर है ये किसी के यूनिट नहीं है, ठीक है, ATM होते हैं किसके, प्रेशर के। ओके, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस एट STP इज। 4 ग्राम हीलियम गैस का वॉल्यूम STP पर क्या होंगे। ऑप्शन ए 22.4 लीटर, ऑप्शन बी 2.24 लीटर, ऑप्शन सी 44.8 लीटर, ऑप्शन डी 11.2 लीटर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखे हैं आप तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एनी कंपाउंड एट STP, किसी भी कंपाउंड का वॉल्यूम STP पर अगर निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, 22.4 इंटू गिवन मास, GM मतलब गिवन, G फॉर गिवन, M फॉर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। ओके, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है किसका, 4 ग्राम हीलियम का, 4 ग्राम हीलियम का, तो वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 22.4 इंटू गिवन मास कितना है, 4 ग्राम। ओके, तो 4, नीचे क्या, मोलर मास, तो किसका मोलर मास लिखना है, हीलियम का, इसका पूछा गया। तो हीलियम का जो मोलर मास है या मोलिकुलर वेट है वो 4 ग्राम है। ओके, तो 4 नीचे होगा। अब 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 22.4, ठीक है। और वॉल्यूम के यूनिट जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, लीटर, 22.4। और ये जो 22.4 होंगे ये किसमें होंगे, लीटर में होंगे, ठीक है। तो 22.4 लीटर। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 22.4 लीटर। तो आपने जो आंसर बताया राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, कैलकुलेट करिए, करके रखिएगा, कैलकुलेट करके रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन
द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज कांस्टेंट फॉर ऑल। तो सबके लिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन किसके जो है कांस्टेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी बोथ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वेवलेंथ, इनमें से किसका सबसे कम वेवलेंथ है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी गामा रे, ऑप्शन सी इंफ्रारेड रे, ओके, ऑप्शन डी यूवी रे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गामा रे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि रे के वेवलेंथ कितने हैं, किस वेवलेंथ के रे को हम लोग देख सकते हैं, यानी विजिबल लाइट के वेवलेंथ कितने हैं। तो वो है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। ओके, और 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम जो है ये वेवलेंथ किसके है, ये विवग्योर के है, VIBGYOR। इसके जो वेवलेंथ का रेंज है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना 8000। और विजिबल लाइट के जो वेवलेंथ होते हैं वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000। ठीक है, इसी वजह से विवग्योर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन कलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अगर पूछा जाए विवग्योर के वेवलेंथ कितना है तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। ओके, और अगर पूछा जाए कि विजिबल लाइट के वेवलेंथ कितने हैं तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। विवग्योर के कितने हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर पूछा जाए विवग्योर को हम लोग क्यों देख सकते हैं, इसलिए देख सकते हैं क्योंकि उसके वेवलेंथ का रेंज जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम हो तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम हो तो उसी लाइट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ अ कर्व मिरर। कर्व मिरर, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और अगर हम लोग पॉलिश इधर से कर दें तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्व मिरर। तो बोला जाता है यहाँ पर कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ अ कर्व मिरर इज, कर्व मिरर के फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, तो R इक्वल टू 2f है क्या, R इक्वल टू 2f है क्या, R इक्वल टू 2f तो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये f को R के नीचे ला सकते हैं, तो R बाई एफ इक्वल टू 2 मिलेगा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग इस 2 को R के नीचे ला सकते हैं। अगर 2 को नीचे लेके आएंगे तो R बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, f होगा। तो ये रिलेशन होगा आपको यहाँ पर, देखिए R बाई 2 इक्वल टू एफ, R बाई 2 इक्वल टू एफ, देखिए f बराबर, देखिए R बाई 2 इधर है ना, इक्वल टू f, यानी f इज इक्वल टू R बाई 2। R बाई 2 इक्वल टू f को हम लोग लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू R बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, f इज इक्वल टू R बाई 2। अगर आपको सिंपली ऐसा नहीं मिले, R इक्वल टू 2f ना मिले, R इज इक्वल टू 2f ना मिले, तो आपको इस तरह से देखना है। ओके, 2 इज इक्वल टू R बाई f भी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर इज, फ्यूज वायर मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनकी क्या खासियत होंगी। तो उनकी खासियत क्या होना चाहिए, उनकी खासियत होना चाहिए हाई रेजिस्टिविटी, या बोल सकते हैं हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ओके, हाई रेजिस्टेंस होंगे तब तो करंट को रोकेंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे तो हीट होंगे, हीट होंगे तो क्या होंगे, पिघलेंगे कब, जब मेल्ट कब होंगे, जब मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे तब ना पिघलेंगे, नहीं पिघलने से तो फिर फ्यूज उड़ेंगे नहीं, और फ्यूज उड़ेंगे नहीं तो घर के सामान क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे फैन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो फ्यूज वायर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस। तो लो मेल्टिंग पॉइंट तो यहाँ पर है, एंड हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस अलग होते हैं, रेजिस्टिविटी अलग होता है। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस के यूनिट जो है,
रेजिस्टेंस के यूनिट जो है वो है ओम, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या है? रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। क्या है? रेजिस्टिविटी के जो यूनिट है वो ओम मीटर है, और रेजिस्टेंस के जो यूनिट है वो ओम है। ओके, और रेजिस्टेंस के और रेजिस्टिविटी के आपको जो है इसको डिफाइन करना है, यानी कि इसके डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल के क्या होता है? ये मटेरियल के जो है एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अलग मटेरियल लेंगे तो उसके रेजिस्टिविटी अलग होंगे। ठीक है, यानी कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पे। ओके, तो ये दोनों का जो है डेफिनेशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्यूज वायर के जो मटेरियल होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। अच्छा, और नाइक्रोम वायर के जो इलेक्ट्रिक आयरन में यूज किया जाता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इलेक्ट्रिक हीटर में जो नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? उसके रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या है? हाई है। क्या हाई है? ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? हाई है। दोनों हाई होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा बोलिए? क्यों हाई होना पड़ेगा? इसलिए होना पड़ेगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हाई होंगे तो हीट जनरेट होंगे। ठीक, करंट को रुकावट करेंगे तो क्या होंगे? हीट जनरेट होंगे, हीट पैदा होंगे। और मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होना चाहिए? इसलिए हाई होना चाहिए क्योंकि नहीं तो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट हो जाने से क्या होंगे? इलेक्ट्रिक हीटर खत्म। समझे ना? इसी वजह से इसका दोनों ही यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट ये क्या होते हैं? हाई होते हैं। हाई और हाई होना भी चाहिए। तो नाइक्रोम वायर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर में जो नाइक्रोम वायर है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि उसके रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। और इसके अलावा हीटर में भी तो नाइक्रोम वायर को यूज किया जाता है, उसके भी सेम कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, और बल्ब में जो फिलामेंट में जो टंगस्टन यूज किया जाता है, किससे बना होता है? फिलामेंट टंगस्टन से। उसके भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे तो क्या हो जाएंगे? वो ब्रेक हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, तो बल्ब खत्म हो जाएंगे। बल्ब जो है जलना, ग्लो करना बंद कर देंगे। इसीलिए उसके भी जो है प्रॉपर्टी नाइक्रोम वायर की तरह ही है। ओके, लेकिन वो बहुत ज्यादा हीट को क्या कर सकता है? इनकैंडेशन बल्ब में जो फिलामेंट जो टंगस्टन से बना होता है वो काफी ज्यादा हीट को क्या कर सकता है? बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, उस काफी हीट को, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, लो नहीं होता है, वेरी हाई होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? इट्स लेंथ। देखिए, रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बताइए क्या ऑप्शन राइट होगा? आप लोग एक बार सोच लीजिए। ठीक है, तो लेंथ पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ पे कौन डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ओके, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे भी डिपेंड नहीं करते हैं रेजिस्टिविटी। ये इस पे डिपेंड कौन कौन करते हैं? इस पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा, इट्स मटेरियल, हाँ, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। अगर हम कॉपर का वायर लेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होंगे, अगर हम एल्यूमिनियम का वायर लेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग मटेरियल को बदल देंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, ये राइट आंसर होगा। और बोथ ए एंड बी ये दोनों सही नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, its material. Resistivity depends on its material. Okay, if we change the material then resistivity will also change. Okay, चलिए next question. Which of the following particles are emitted successively during radioactive change to form isotope? देखिए, आइसोटोप बनाने के लिए बोला, यहाँ पर क्वेश्चन है कि which of the following particles are emitted successively emitted होते हैं रेडियोएक्टिव के दौरान, रेडियोएक्टिव के समय आइसोटोप फॉर्म करने के लिए, आइसोटोप बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप में रेडियोएक्टिव के दौरान सक्सेसिवली क्या एमिट होता है? तो ऑप्शन ए 2 अल्फा 2 बीटा, बताइए, सोच लीजिए पहले। नहीं, ये गलत। ऑप्शन बी 1 अल्फा 2 बीटा, बताइए सही होगा या गलत होगा? ऑप्शन सी 2 अल्फा 1 बीटा, ये भी गलत। ऑप्शन सी 1 अल्फा 1 बीटा,
ये भी गलत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा 2 बीटा, एक अल्फा और 2 बीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 20। एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 20 है। ओके, इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट इज प्रेजेंट। पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में? देखिए यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर दिया नहीं है कि कौन सा पीरियोडिक टेबल, एक तो मेंडलीव का भी होता है, एक मॉडर्न होता है। तो चलिए हम लोग मॉडर्न को मानकर चलेंगे। तो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, ये कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होंगे? तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 20 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहला सेल में 2, के सेल में, एल सेल में, के एल सेल में 8, के एल एम सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे, के एल एम एन सेल में 2। तो कितना सेल बना? 1 2 3 4। जितना सेल बनेगा उतना क्या होगा? पीरियड होगा। तो इसका मतलब पीरियड क्या होगा? पीरियड 4 होगा। तो यहाँ पर पीरियड तो पूछा नहीं गया है, क्या पूछा गया? ग्रुप पूछा गया है। ठीक है, तो ग्रुप, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ग्रुप क्या होगा? ग्रुप 2 होगा। ग्रुप 2 ऑप्शन में है क्या? हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, तो अगर यहाँ पर 2 ना होकर के 4 होता, 5 होता, 6 होता, इसमें क्या करना है? 10 प्लस करना है। तो 4 में अगर 10 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 14। तो ग्रुप 14 से बिलोंग करेगा। और 5 में अगर 10 प्लस करेंगे क्या होगा? ग्रुप 15 होगा। 6 में अगर 10 प्लस करेंगे क्या होगा? ग्रुप 16 होगा। ठीक है, अगर ये 2 ना होकर के अगर 2 से ज्यादा होता है, ठीक, तो उसमें क्या करना है? हमको 10 प्लस करना है, तब ग्रुप मिल जाएंगे, है ना। तो अगर मान लेते हैं 5 होता तो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, किस ग्रुप में प्रेजेंट होगा? ग्रुप नंबर 15, 10 प्लस करने से। ओके, यानी 1 लगा दीजिए सामने। ओके, चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और हाँ, जितने सेल होंगे उतने पीरियड होंगे। अगर 3 सेल बनेंगे तो 3 पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना पड़ेगा। जितने सेल उतने पीरियड, लास्ट ग्रुप में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ग्रुप होंगे। अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लास्ट पीरियड में हो तो 10 प्लस कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बोला जा रहा है कि किस मॉलिक्यूल के सभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बोलिए? अगर आपने सही आंसर दिया तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी होगा, CH4, मीथेन। देखिए CH4 यानी मीथेन, मीथेन में क्या? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का 6 होता है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कितना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ये आपको पता है कि नहीं? पता होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर में। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 6। अगर एटॉमिक नंबर 6 हो तो प्रोटॉन 6, प्रोटॉन अगर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी कितना? 6। ओके, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन का आइटम कितना है? 4 है हाइड्रोजन का आइटम है। हाइड्रोजन का आइटम नंबर 1, तो प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। तो हाइड्रोजन का आइटम नंबर 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर हम लोग क्या देखें कि कार्बन का सभी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। और हाइड्रोजन का भी ले रहा है, हाइड्रोजन का भी ले रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट है? सॉलिड NaCl। देखिए आप लोग पहले सोच लीजिए क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए है सॉलिड NaCl, सॉलिड NaCl। तो देखिए सॉलिड NaCl के जगह अगर फ्यूज्ड NaCl होता, फ्यूज्ड NaCl होता तो राइट होता, या फिर मोल्टेन NaCl होता तो फिर राइट होता। ठीक है, सॉलिड NaCl है इसलिए ये राइट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से जो करंट का बहाव होता है वो आयन की वजह से होता है। किसकी वजह से? आयन। और सॉलिड NaCl में आयंस फ्री नहीं होते, सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते, इसलिए करंट का बहाव नहीं होगा। इसलिए इस व्हिच क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट इसलिए नहीं होगा। करंट बहाव होगा तब ना इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अगर सॉलिड के जगह फ्यूज्ड होता
या मोल्टन होता तो फिर ये इलेक्ट्रोलाइट हो जाता, ठीक है, क्योंकि NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ सॉलिड, इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक, सॉलिड NaCl से करंट का बहाव नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें आयंस फ्री नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है, केरोसिन, ये तो नहीं होगा, ये तो कोवैलेंट कंपाउंड है। जनरली कोवैलेंट कंपाउंड से क्या होता है, करंट पास नहीं होता है और वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी में देखिए क्या, फ्यूज KCl, KCl, के क्या, पोटासियम, Cl क्या, क्लोरीन, पोटासियम क्लोराइड। तो पोटासियम क्लोराइड यहाँ देखिए ये क्या है, ये पोटासियम जो है ये क्या है, पोटासियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। मेटल प्लस नॉन मेटल मिलके जो है बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड से क्या होता है, करंट का बहाव होता है अगर वो फ्यूज स्टेट में हो, मोल्टन स्टेट में हो। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूज टर्म है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये होगा नहीं, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, अमोनिया किसके जरिए ड्राई किया जाता है, लेबोरेटरी में जब अमोनिया प्रिपेयर किया जाता है तो किसके जरिए ड्राई किया जाता है। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी P2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो वेरी गुड, आपने अगर सही आंसर दिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड। अगर पूछा जाए क्यों कैल्शियम ऑक्साइड से ही ड्राई किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक है, ये बेसिक इन नेचर है और अमोनिया भी बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो बेस बेस रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बेस बेस रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसी को लिया जाता है और इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड को लिया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड की एक और खासियत है कि ये अमोनिया के साथ जो वाटर वेपर आते हैं उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब तो H2SO4 भी करेंगे, एब्जॉर्ब तो H2SO4 भी करेंगे, P2O5 भी करेंगे। इसको क्यों नहीं लिया जाता ट्राई करने के लिए, इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है, ये एसिडिक है और अमोनिया क्या है, अमोनिया बेस, एसिड बेस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। हम लोग जानते हैं क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहा है कि एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट यानी नमक एंड वाटर यानी पानी बनाएंगे, यानी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या लिया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है और अमोनिया भी क्या है, बेसिक है। ठीक है, इसलिए बेस बेस रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसी को लिया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, मॉइस्चर को क्या करेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब ये भी करेंगे, मॉइस्चर को ये भी करेंगे, लेकिन ये दोनों नहीं लिया जाता है और ये तो लिया ही नहीं जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या बताइए, स्टेनलेस स्टील एलॉय है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि एलॉय से क्वेश्चन पूछा जाता ही है। एलॉय से ना पूछे तो किससे पूछेंगे, और से पूछेंगे। ठीक, एलॉय और से पूछा जाता ही है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील एलॉय है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या एब्सेंट होता है, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन, आयरन तो एब्सेंट नहीं होता है, ये होता है। क्रोमियम ये भी होता है, निकल ये भी होता है, कोबाल्ट ये नहीं होता है, ये इसलिए राइट आंसर हो, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चार्ट देख सकते हैं, एलॉय के चार्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप लोग जो है लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है आप लोग नोट कर लीजिए। अगर नोट करेंगे ना, 3 फिंगर को ऐसे रोल किए, आपका स्क्रीनशॉट हो गया, उसमें कोई आपको जो है ज़्यादा उसमें माइंड नहीं लगा, दिमाग नहीं लगा। अगर लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट टर्न Br2CCl4 यानी ब्रोमीन इन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन कलरलेस। इनमें से कौन कंपाउंड ब्रोमीन इन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन को कलरलेस में चेंज नहीं करते हैं, टर्न नहीं करते हैं। इनमें से कौन से कंपाउंड, ऑप्शन ए C2H6, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी C2H4, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, बी एंड सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो आप लोग कितने क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर पाए, कितना राइट हुआ, और ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होंगे। मैं आपको रिप्लाई करूंगा आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। ओके, अब आ जाते हैं ग्रुप बी में एसएक्यूज में। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है 2.1 के, द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर डैश विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। देखिए अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में तो टेम्परेचर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, इंक्रीज।
मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ क्या, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। अगर ऊंचाई बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे एट स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर है ना, हाँ स्ट्रेटोस्फेयर में। मैंने आप लोगों को बताया है पिछली वीडियोस में बार बार कि ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। मैंने आप लोगों को बताया कि पहले अगर ऊंचाई बढ़ाएंगे फर्स्ट लेयर में टेम्परेचर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, फिर इंक्रीज होंगे, फिर डिक्रीज होंगे, फिर इंक्रीज होंगे, फिर इंक्रीज होंगे, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे एल्टीट्यूड बढ़ाने से, यानी एल्टीट्यूड का मतलब क्या, ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ाने से स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होंगे। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ओके, मिसोस्फेयर में डिक्रीज होंगे। और मिसोस्फेयर सबसे ठंडी लेयर है, सबसे ठंडा रीजन है। ओके, ट्रोपोस्फेयर के मास सबसे ज्यादा है, यहाँ पर हवा की जो डेंसिटी है ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज्यादा है। स्ट्रेटोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और स्ट्रेटोस्फेयर से यहाँ पर कोई मौसम की तब्दीली नहीं होते हैं, कोई आंधी तूफान बारिश नहीं होते हैं। इसी वजह से इस लेयर से जेट प्लेन जो है आना जाना करते हैं। किस लेयर से, इस लेयर से। ओके, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में कोई बारिश आंधी तूफान वगैरह नहीं होते। ट्रोपोस्फेयर में सब होता है, मौसम की तब्दीली वगैरह, बारिश आंधी तूफान ट्रोपोस्फेयर में होता है। मिसोस्फेयर सबसे ठंडे लेयर है, थर्मोस्फेयर सबसे जो है सबसे गर्म लेयर है, सबसे हॉटेस्ट लेयर है। और इसमें हमको जो है ऑरोरा बोरियलिस देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फायर आइस, या फिर वाई हो गया है। व्हाट इज फायर आइस, FIRE, FIRE, फायर आइस क्या है। तो मीथेन हाइड्रेट को फायर आइस कहा जाता है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है 4CH4.23H2O। ये है फायर आइस के फॉर्मूला या मीथेन हाइड्रेट के फॉर्मूला। मीथेन हाइड्रेट को ही बोला जाता है फायर आइस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और में क्या है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप आंसर कर देते हैं, ये अगर आंसर कर देता है तो इसको आंसर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपसे नहीं होता है तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके, चलिए और में क्या क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ बायोगैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट क्या है बताइए, CH4, मीथेन। क्या है बोलिए, मीथेन। ओके, तो इसका जब आंसर करेंगे तो ये दो का क्या है, और वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तब आप यहाँ पर कीजिएगा आंसर लिख करके, तब आपको लिखना है व्हाट इज द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ बायोगैस। द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ बायोगैस इज CH4। मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ CH4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। कब रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। तो आप लोग याद रखिएगा LPST। आप बोलेंगे सर ये LPST क्या है, तो मैं बार बार बोलता हूँ, L का मतलब लो, P का मतलब प्रेशर, H का मतलब हाई, T का मतलब टेम्परेचर, यानी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अगर आपके ऑप्शन में लो प्रेशर हाई टेम्परेचर है, लेकिन ये भी है वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक, तो वेरी वाला को आपको सेलेक्ट करना है। ओके, वैसे हम लोग अगर LPST लिख देंगे तो चलेगा। तो कब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर। अगर ऑप्शन में आपको MCQs में मिले वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये सही होगा, ठीक है। क्योंकि लो प्रेशर में जो है नहीं हो पाता है उतना, वेरी लो चाहिए, इसलिए वेरी लो अगर लिखा हुआ रहे, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, तो उसको आप टिक कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटिटी डज रिमेन कांस्टेंट इन बोथ केसेस ऑफ बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ। देखिए चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ के दोनों केस में कौन क्वांटिटी जो है रिमेन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट रहता है। तो दोनों में देखिए बॉयस लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, मास एंड टेम्परेचर। मास किसका, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, गैस का मास। ये बॉयस लॉ किसके लिए है, गैस के लिए, गैस है ना, गैस को लेकर है। चार्ल्स लॉ किसको लेके है, गैस को लेके है, ठीक है। तो बॉयस लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, बॉयस लॉ में मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होता है मास एंड
एंड क्या, टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए दोनों में मास मास क्या देखने को मिला है, कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मास ऑफ गैस दोनों में क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा मास ऑफ गैस। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मास ऑफ गैस। ओके, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, बॉयल्स लॉ में भी, चार्ल्स लॉ में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन एंड रियल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड। तो देखिए हम लोग जानते हैं लिक्विड में जो है एपरेंट एक्सपेंशन भी होता है, रियल एक्सपेंशन भी होता है, और सॉलिड में तीन तरह का एक्सपेंशन होता है। क्या होता है पता है ना, वो लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और वॉल्यूम एक्सपेंशन। लिक्विड में दो तरह के होते हैं, रियल एक्सपेंशन एंड एपेरेंट एक्सपेंशन। क्या गैस में भी रियल एपेरेंट होता है, नहीं, गैस में सिर्फ रियल एक्सपेंशन होता है, एपेरेंट एक्सपेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या लिखने बोला है, राइट द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन एंड रियल एक्सपेंशन। तो रियल एक्सपेंशन और एपेरेंट एक्सपेंशन के बीच में क्या रिलेशन होंगे, तो रिलेशन होंगे रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू एपेरेंट एक्सपेंशन प्लस ग्लास एक्सपेंशन। ये है रिलेशन बिटवीन रियल एक्सपेंशन एंड एपेरेंट एक्सपेंशन, ए फॉर एपेरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रियल एक्सपेंशन जो होते हैं वो एपेरेंट एक्सपेंशन यानी कि जो हमको लग रहा है कि इतना एक्सपेंड हुआ उसको लेकर, और ग्लास भी एक्सपेंड होता है तो उसको लेकर के रियल एक्सपेंशन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और में देखिए क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर आप कर लेते हैं तो इसका आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आंसर आपसे नहीं होता है तो ये आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है दोनों आंसर हम जानते हैं तो एक करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो दिया हुआ है मेन क्वेश्चन वो भी नहीं पता, जो और में दिया हुआ है और वाला भी नहीं पता, तो आपका मार्क्स छूट जाएगा। ठीक है, चलिए और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर मेटालिक कंडक्टर इज ए। देखिए रेक्टेंगुलर मेटालिक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, एंड इट्स थिकनेस इज डी। थिकनेस क्या है, डी है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज के, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, के है। द थर्मल रेजिस्टेंस विल बी, तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होंगे, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, थिकनेस डी है, मोटाई डी है, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर क्या है, के है। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होंगे, तो थर्मल रेजिस्टेंस होंगे डी बाई के इंटू ए, के ए। ठीक है, ये होंगे, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन स्नेल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। कब स्नेल्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होंगे, यानी 0 होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होंगे तब। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल इंसिडेंस पे, इंसिडेंस यहाँ पे लिख लेता हूँ इंसिडेंस। ओके, तो नॉर्मल इंसिडेंस अगर होंगे तो क्या होंगे, स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कर्व मिरर, इसी को हम बोलेंगे कर्व मिरर। एक बार मैंने बताया आपको इस वीडियो में, क्या बोलेंगे, कर्व मिरर। विच टाइप ऑफ कर्व मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जानते हैं ना, हाँ, जो दांत के इलाज करते हैं डॉक्टर, उसको डेंटिस्ट कहते हैं। डेंटिस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ टीथ, टीथ के एग्जामिनेशन में, टीथ के इलाज में, टीथ के ट्रीटमेंट में डेंटिस्ट कौन सा कर्व मिरर यूज करते हैं, तो कॉनकेव। कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन डायनामो। डायनामो में किस टाइप का एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कन्वर्ट होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ये एनर्जी जो है ट्रांसफर होता है किसमें, ट्रांसफर होता है किसमें, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन बालोज व्हील, बालोज व्हील पर है ना, हाँ, तो अगर बालोज व्हील में
करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स, अगर रिवर्स कर दिया जाए, करंट का डायरेक्शन भी बदल दिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बदल दिया जाए, देन यहाँ पे देन होना चाहिए, देन विल रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे व्हील, बालोस व्हील। तो बताइए इसका क्या आंसर हुआ। यहाँ पर देखिए ट्रू और फॉल्स ऑप्शन दिया हुआ है। ये ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये ट्रू फॉल्स देख करके सारा नीचे जितने भी क्वेश्चन है सबको ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स करते हैं। नहीं, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए ट्रू या फॉल्स हम लोग को बताना है। तो अगर करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दिया जाता है, रिवर्स कर देना मतलब चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, बदल दिया जाता है दोनों को, द व्हील विल रोटेट, रोटेट माना घूमना, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टा, अगर व्हील ऐसे पहले घूम रहे थे अब ऐसे घूमेंगे क्या, नहीं घूमेंगे। करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो व्हील जैसे पहले घूमते थे वैसे ही घूमेंगे। तो ये बोला, यहाँ पर बोला जाता है कि व्हील का डायरेक्शन जो हो जाएंगे वो ऑपोजिट हो जाएंगे, ऑपोजिट रोटेट करने लगेंगे, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स, ऑपोजिट नहीं होंगे, जैसे पहले घूमते थे वैसे ही घूमेंगे, ठीक है। यानी व्हील का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं होगा, वो ऑपोजिट नहीं होगा, जैसे पहले चलते थे या घूमते थे वैसे ही घूमेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ हम करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो व्हील का डायरेक्शन भी, घूमने का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेंगे तो व्हील का जो है बालूस व्हील का डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगा। अगर दोनों को एक साथ बदलेंगे तो व्हील के डायरेक्शन में कोई, घूमने के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ओके, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आपको अगर बोला जाता है दोनों चेंज कर दिया जाता है तो क्या व्हील रिवर्स घूमेगा, यानी उसका भी डायरेक्शन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। एक बदलने से करंट का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बदल जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, अल्फा और बीटा पार्टिकल के आयोनाइजेशन पावर को जो है कंपेयर करना है, आयोनाइजिंग पावर, ओके। तो हम लोग जानते हैं अल्फा का आयोनाइजिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा मोर देन बीटा पार्टिकल। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर किसका होता है, अल्फा का, ठीक है, उससे कम बीटा का और गामा का नहीं होता है, ठीक है। गामा चार्जलेस, मासलेस, ओके। तो अल्फा का आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होता है और बीटा का कम होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज, देखिए यहां पर मैं आप लोग एक चीज बता दूं कि आयनेशन पावर ऑफ अल्फा बीटा गामा का आता ही, आयनेशन पावर लेके आता है कभी क्वेश्चन, कभी जो है कभी जो है का पेनिट्रेटिंग पावर को लेके क्वेश्चन आता है, ठीक, पेनिट्रेटिंग पावर को लेके आता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। इसका देखिए और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेडियो एक्टिविटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसके डेफिनेशन एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बता दीजिएगा, ओके। रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था, पता है कि नहीं, हेनरी बिक्यूरेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दमदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, मैच द लेफ्ट कॉलम विथ द राइट कॉलम, लेफ्ट कॉलम को राइट कॉलम से मैच करना है। देखिए एक नंबर क्या है, रिडक्टेंट इन थर्माइट प्रोसेस। तो मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोग बताया हूँ, ज्यादातर मैंने उस वीडियो में बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन से ही ज्यादातर क्या होता है, यहाँ से ही ज्यादातर जो है कॉलम मैच करने आता है। तो मैं जैसे बताया था वैसा ही है। देखिए क्या है क्वेश्चन, रिडक्टेंट इन द थर्माइट प्रोसेस, तो थर्माइट प्रोसेस में रिडक्टेंट के तौर पर कौन काम करता है, एल्यूमिनियम। दोनों में देखिए, मेटल यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, कौन सा मेटल यूज किया जाता है, जिंक, ठीक है। आयरन के ऊपर जिंक के परत को चढ़ाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, जिंक। लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट, तो लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट जो है वो सीसियम है, ठीक है, सीसियम से स्टार्ट होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में रखा गया है। हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक होता है, एस डी एफ पी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एस डी एफ पी क्या, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक है, ठीक है।
तो किस ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है, वो बताना है एक्टिनाइड सीरीज और लेंथेनाइड सीरीज को। और लेंथेनाइड सीरीज एटॉमिक नंबर कितना से स्टार्ट होता है और कितना पे फिनिश होता है, और एक्टिनाइड सीरीज एटॉमिक नंबर कितना से स्टार्ट होता है और कितना पे फिनिश होता है। लेंथेनाइड सीरीज में कितने एलिमेंट है, 14, एक्टिनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट है ना। तो लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट एटॉमिक नंबर किससे होता है और कितने पर फिनिश होता है, एक्टिनाइड कितने पे शुरू होता है कितने में फिनिश होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और लेंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज को पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में रखा गया है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपने से पेन चला गया, एफ ब्लॉक में रखा गया, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है। और एक चीज और बताइएगा, लेंथेनाइड सीरीज जो शुरू होता है पहले एलिमेंट का नाम यहाँ पर तो ही है, ठीक, और लास्ट एलिमेंट का नाम बताना है। एक्टिनाइड सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। क्वीन एज मेटल, क्वीन एज, तो क्वीन एज मेटल किसको कहेंगे, कॉपर को कहेंगे, ठीक है, ये क्वीन एज मेटल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटम इन BF3 कंपाउंड हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो कौन सा एटम जो है, कौन सा एटम का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है BF3 में, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में कौन से एटम के ऑक्टेट, ऑक्टेट जानते हैं ना, ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल, है ना, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाले चैप्टर में। तो ऑक्टेट किसका इनकम्प्लीट होता है, तो बोरॉन का होता है। बोरॉन का ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, बोरॉन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ अ लिक्विड व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एक लिक्विड का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, यानी जिससे करंट का बहाव हो सकता है, बट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। करंट का बहाव हो सकता है उस लिक्विड से, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो क्या होगा, उस लिक्विड का नाम होगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी पता होना चाहिए आपको, इसको Hg से लिखा जाता है, ठीक, चलिए Hg बोल देने से भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है बोलिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था, PaO NCr। PaO का मतलब पॉजिटिव एनोड, ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है, एट एनोड, क्या होगा, एनोड, ओके। अच्छा, NCr का मतलब नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन टेक्स प्लेस एट होगा कैथोड, और कैथोड का चार्ज नेगेटिव, ओके। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए और में देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इसको आपको नहीं करना है, अगर ये आपसे नहीं होता है तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल इम्प्योर कॉपर इज यूज एज। देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, यानी कि अगर हम इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में ऑफ कॉपर मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, ठीक है, यानी कि कॉपर के मेटल को क्या करना है, रिफाइन करना है, साफ करना है। इम्प्योर कॉपर यानी कि जिसमें इम्प्योरिटी मिला हुआ है, उस कॉपर को इज यूज एज, उस कॉपर को किसके तौर पर यूज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है एनोड के तौर पर। एनोड, जिसको साफ करना है उसको एनोड में रखना है, ठीक है, और प्योर वाला कॉपर को कहां पे रखना है, कैथोड पे रखना है, ठीक है। प्योर कॉपर को कहां पे रखना है, कॉपर पे, और इम्प्योर को कहां रखना है, एनोड में। मान लीजिए हमको जो सिल्वर को जो है रिफाइन करना है, सिल्वर को, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इम्प्योर सिल्वर को एनोड पे रखना है और प्योर वाला सिल्वर को कैथोड पे रखना है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए सिल्वर, Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर, और Au मतलब क्या होता है, गोल्ड। मान लीजिए किसी चीज पर हमको सिल्वर चढ़ाना है, चांदी चढ़ाना है, तो उसको हम कैथोड बनाएंगे एनोड। तो अगर मान लीजिए सिल्वर चढ़ाना है तो इसको हमको बनाना है एनोड। जिस पर चढ़ाना है, मान लीजिए कि हमको जो है आयरन पे चढ़ाना है, तो आयरन को बनाना है कैथोड, तो जिस पर चढ़ाना है उसको कैथोड और जिसको चढ़ाना है उसको एनोड बनाना है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि एयू मतलब क्या होता है, गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना। मान लीजिए सोना को अगर हम लोग जो है चढ़ाएंगे किसी के ऊपर, मान लीजिए कि सोना को जो है हम लोग कॉपर के ऊपर चढ़ाएंगे, तो कॉपर के ऊपर अगर सोने को चढ़ाएंगे, सोने के परत को, ठीक है, तो ये
सोना को कहाँ लेना है, ये हमको लेना है एनोड पे, और कॉपर को कहाँ लेना है, कैथोड पे। तो जिस पर चढ़ाना है उसको कैथोड बनाना है, जिसको चढ़ाना है उसको एनोड। और एक चीज यहाँ पर और एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम सोने का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, तो कौन सा, पोटासियम ओरोसाइनाइड। पोटासियम ओरोसाइनाइड, पोटासियम ओरोसाइनाइड का फॉर्मूला KAuCN होल ट्वाइस। अगर हम सोने का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, ये, ठीक है, पोटासियम ओरोसाइनाइड। और अगर सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर के लिए AgCN होल ट्वाइस। ये है पोटासियम अर्जेंटो साइनाइड, पोटासियम अर्जेंटो साइनाइड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने जो अभी बताया, इसको आप लोगों को माइंड में रखने की कोशिश करना है। ओके, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज ऑफ कलर is observed when H2S is passed through an acidified aqueous solution of potassium dichromate. पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7। ये पोटासियम डाइक्रोमेट से जब पास किया जाता है, ठीक है, एन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट, इसका जो है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस और एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। इससे जब H2S को पास कराया जाता है, H2S का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हम लोग जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 गैस के बारे में पढ़े हैं, नाइट्रोजन, H2S और अमोनिया, NH3, ठीक। तो अगर H2S को पास किया जाता है एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 से, तो क्या बोला जा रहा है, व्हाट चेंज ऑफ कलर, कलर में क्या चेंज होते हैं इस ऑब्जर्व। कलर में हमको जो कलर किस तरह का चेंज होता है, कैसा कलर कैसा हो जाता है, हमको क्या देखने को मिलता है, क्या ऑब्जर्व होता है। तो क्या होता है बोलिए, तो ऑरेंज कलर जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ऑरेंज कलर किसमें कन्वर्ट होता है, ऑरेंज हो जाता है ग्रीन में। ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को बताना है कि अमोनिया को जब नेस्लर रिएजेंट से रिएक्ट किया जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए व्हाट कलर इज फॉर्म, और में है, ये अगर आंसर कर लेता है तो ये इसका आंसर नहीं करना है, ठीक है। व्हाट कलर इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट से जब अमोनिया को रिएक्ट किया जाता है, नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, बताइए क्या फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, K2HgI4। अमोनिया को जब नेस्लर रिएजेंट से रिएक्ट किया जाता है तो व्हाट कलर इज फॉर्म, कौन सा कलर के जो है पीपीटी बनता है, प्रिसिपिटेट, कौन सा कलर का बनता है, वो ब्राउन कलर का बनता है। आंसर क्या होगा, ब्राउन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अमोनिया एक जो है, अमोनिया एक बेसिक गैस है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जो है दिखाना है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में हमको क्या करना है, रेड लिटमस को लेना है। रेड लिटमस को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में, एक टेस्ट ट्यूब में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया लेंगे, उसमें रेड लिटमस को डुबाना है। डुबाने से रेड लिटमस क्या हो जाता है, वो ब्लू में चेंज होता है। इससे पता चलता है कि अमोनिया जो है एक बेसिक गैस है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपको यहाँ का जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको जो है रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन सब आपको जानना चाहिए, ठीक है। आपको अगर आप हमारे नोट्स को परचेज करेंगे तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिया हुआ है, सारी चीज दिया हुआ है, हर चीज दिया हुआ है वहाँ पर नोट्स में हमारे, ठीक है। अगर आप नोट्स को परचेज करेंगे तो मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। जस्ट आपको जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स परचेज करना है, मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा नोट्स परचेज करने के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे बच्चों ने नोट्स को परचेज किया था, काफ़ी बच्चों ने किया था, उसका बहुत ज़्यादा उन्होंने फायदा लिया और उसका स्कोर भी अच्छा आया। आप लोग देखे होंगे हमारे चैनल पर, उससे जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला खुद कि हाँ इटवार क्लासेस से बहुत हेल्प मिली, आप लोग जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे बहुत काम आया था, एग्जाम में आया था, ठीक है। और मैथ्स के नोट्स काफ़ी बच्चों ने परचेज किया था, उसका तो बहुत ही उन्होंने फायदा लिया और काफ़ी अच्छा स्कोर किया मैथ सब्जेक्ट में। ओके, तो अगर आप चाहें तो नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया प्लस O2 यानी NH3 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन को रिएक्ट किया जाता है 750 डिग्री सेल्सियस पर प्लैटिनियम के कैटालिस्ट के प्रेजेंट में। कैटालिस्ट किया जाता है प्लैटिनियम, ओके।
तो हमको क्या मिलते हैं, हमको क्या मिलता है वो हमको बताना है, ठीक है। X प्लस H2O, X के जगह क्या होंगे, एक मिलता है H2O माने वाटर भापर या कह सकते हैं वाटर, ओके। आइडेंटिफाई एक्स, एक्स क्या होंगे, यहाँ पर एक्स पे क्या होंगे, आपको एक बार बुक खोल के देखिए, आपको एक बार क्या करना है, बुक खोल के देखना है कि अमोनिया और O2 रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वाटर और क्या बनते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आप बुक को खोलेंगे जरूर, अगर पता है तो अभी बता दीजिए, मैं तो बता सकता हूँ लेकिन मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बुक अगर पता है तो ठीक है, बताइए फटाफट, नहीं पता है तो बुक खोलिए और देखिए कि क्या होंगे, ठीक। चलिए, और ये देख के पता चलता है क्या होंगे, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एग्जाम में आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एन आइसोमर, ये आइसोमर है, ठीक है, CH3OCH3, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3OCH3, तो देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, O सिंगल बॉन्ड O, C कार्बन 2 है ना, C 2 है, C यहाँ पर लगेंगे, हाइड्रोजन कितना 3, 1 2 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3, कार्बन का वैलेंसी कितना 4, इसलिए तो टेट्रावैलेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक वैलेंस से ऑक्सीजन फिल कर दिया और इसका भी एक वैलेंस से ऑक्सीजन फिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ CH3OCH3, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, क्या नाम है, डाई मिथाइल ईथर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मोनोमर ऑफ PVC, PVC के मोनोमर का नाम बताना है और उसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो PVC के मोनोमर क्या होगा, PVC का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या नाम है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहाँ पे लिखता हूं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये PVC का पूरा नाम है, क्लोराइड, ठीक है। इसका हमको क्या पूछा है, इसका मोनोमर, PVC का मोनोमर, तो PVC का मोनोमर, पॉली को हटा दीजिए, ये होगा विनाइल क्लोराइड मोनोमर, इसका फॉर्मूला भी लिखना है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये होंगे उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जरूर नहीं है कि आपके एग्जाम में PVC आए, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्या है PVC है, ये जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में PVC आए, आपका टेफ्लॉन भी पूछा जा सकता है, आपका जो है पॉलीथीन भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और PVC का हुआ, टेफ्लॉन का हुआ, पॉलीथीन का यूजेस आता है एग्जाम में, CNG का, इसके बाद हुआ आपका जो है मीथेन, इसके बाद हुआ इथीन, इथाइन, ये सब इसका क्या पूछा जाता है, एसिटिलीन, इसका एसिटिक एसिड, ये सब का यूजेस पूछा जाता है, आप एक बार यूजेस पढ़ लीजिएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो मैंने पोस्ट किया, उसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें बताया कि क्या क्या पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ओके। तो उसको आप जो है एक बार देख लेना उस वीडियो को, ओके। तो PVC का यूजेस आपको पता होना चाहिए, टेफ्लॉन का यूजेस आपको पता होना चाहिए। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, बोलिए, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन या इथीन, ओके। टेफ्लॉन का पॉलीमर पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, इसी को कहा जाता है टेफ्लॉन, पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन या इथीन को कहा जाता है टेफ्लॉन, ओके। चलिए अब आ जाइए ग्रुप सी में, तो ग्रुप सी का आंसर मैं आप लोग को बताने वाला नहीं हूं, अगर बताऊं तो बहुत ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएंगे। तो देखिए ग्रुप सी में क्या क्या क्वेश्चन है, हाउ डज CFC डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर, CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किस तरह से ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है, आपको पता होना चाहिए, पता होंगे भी, है ना, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन साहब, अ फुटबॉल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, तो क्वेश्चन साहब एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए, वैसे वीडियो काफी लेंथी हो गई, चलिए ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लेना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाँ अगर आप चाहें तो हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा ऑलमोस्ट ये सब क्वेश्चन का आंसर, ओके। चलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन सब देख लीजिए। अब आ जाता है ग्रुप डी में, ग्रुप डी में आप लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन का को लेकर जो पागल हो गया, एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन सभी क्या बनाया था, लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 1+2, एक 1 मार्क का होगा, एक 2 मार्क का होगा, ठीक है। देख लीजिए ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए कभी 2+1 मिलेंगे, कभी 1+2 मिलेंगे, देखिए यहाँ पर 2+1 है, ठीक है, 2+1 2+1, ठीक है, कभी 1+1 1+1 इस तरह से मिलेंगे आपको, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, व्हाट इज मेंट बाय लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आयरन इज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए 2+1 1+2 इस तरह से अगर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। एक बार मैं फटाफट से दिखा देता हूँ आप लोगों को,
देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 1+1+1 है ना। तो आप लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन लेके पागल हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को लेके ही बनाया जाता है। तो मैं जो आप लोगों को एमसीक्यू एसएक्यू बताता हूँ ना, जो वीडियो पोस्ट किया हूँ हर चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, उसको आप देखिए, बार बार देखिए, वही लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। बस कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उन्हीं से बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन ज्यादातर वो शॉर्ट क्वेश्चन सब लेकर ही लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में कर दिया है, ठीक है, 1+1+1 करके। देखिए देख सकते हैं आप लोग, देखिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि एमसीक्यूज में आपने कितने सही आंसर दिया और एसएक्यूज में कितने सही आंसर दिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।